चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर, और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर। आईजी चीफ सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, ना ही वो आवाम को जवाब दे, वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को जवाब दे हैं, और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर असेंबली के जरिए आवाम को जवाब दे। ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि आप फोन ना उठाएं आप जो है वो हीरो बन जाएंगे, इससे तो मुल्क में क्योस आ जाएगा, एनार्की आ जाएगी। अगर सिर्फ जो है वो हमने ब्यूरोक्रेट्स के जरिए ही हुकूमत चलानी है तो फिर इलेक्शन नहीं करवाते। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आईजी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता और लेजिटिमेट शिकायत के ऊपर, तो फिर प्राइम मिनिस्टर फिर इलेक्शन कराने का क्या फायदा है? फिर हम अपने 4 ब्यूरोक्रेट्स ऊपर लगा देते हैं, 4 ब्यूरोक्रेट्स नीचे लगा देते हैं, उनके जरिए हुकूमत चला लिया करें। चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स के अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और अपने इख्तियारात को वो इस्तेमाल करने में हक बजानब है। बाकी जिस तरह से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट सबसे काबिल एहतराम इदारा है कि मुमकिन नहीं है कि आप कहें कि आईजी तो चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स इनको घास ना डालें, मुमकिन नहीं है। फिर तो डेमोक्रेसी नहीं हो, फिर तो कोई और एरिस्टोक्रेसी सिस्टम हो जाए या कुछ और सिस्टम हो जाए। ब्यूरोक्रेसी फोन ना उठाकर हीरो बनना चाह रही है, ऐसा नहीं चलेगा, ये कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, पहले वज़ीर आज़म के ज़ुबानी हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद को ओहदे से हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है तो तावीलें दी जाती हैं कि उनके खिलाफ शिकायत थी। आजम सवाती की सिफारिश पर उन्हें हटाया नहीं गया। फिर आज आजम सवाती के बेटे और दूसरी पार्टी के दरमियान सुलह की खबर आती है, मुकदमा वापस हो जाता है, लेकिन फिर मुतासरा खानदान सुलह की खबर को झुटलाता है और आजम सवाती के इस्तीफे का मुतालबा करता है, साथ ही धरने की धमकी भी देता है। इन सब के दरमियान वजीर इत्तलात आते हैं और ब्यूरोक्रेसी पर एक बार फिर चढ़ाई कर देते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर वजीर आजम आईजी को नहीं हटा सकता तो इलेक्शन क्यों कराए गए? आईजी वजीर आजम और वजीर आला को जवाब दे है। अगर ऐसा होगा तो मुल्क में इंतशार आएगा, फिर तो ये जमहूरियत नहीं हुई। साथ ही उन्होंने ये वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी कबूल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आईजी, डीसीओ और एसएसपीज को कहा जाए कि आप किसी मुंतखब नुमाइंदे को घास ना डालें। यह पैगाम फवाद चौधरी साहब किसको दे रहे थे, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे अनवार हाशमी और साथ ही साथ दीगर शुरका भी आज की इस महफिल में हमारे साथ शामिल होंगे। अनवार हाशमी और तारिक चौधरी साहब। तारिक साहब, ये सूरत हाल कल काफी हद तक क्लियर जो हो गई थी, जो बात हो रही थी, ये तो एक गम की तरह ये चिप मामला जो है वो खिंचता चला जा रहा है। ये किस माफ कीजिएगा, किस करवट जाके ये ऊंट बैठेगा? आप मुझसे बात कर रहे हैं हाशमी साहब से? नहीं, तारिक चौधरी साहब आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मसला ये है कि अब ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसमें बहुत सी पेचीदगियां भी आ रही हैं, लेकिन बहुत सी सादगियां भी आ रही हैं। मसलन अभी तक कोई एक मौका ऐसा नहीं है जिसमें वफाकी वजीर और सेनेटर आजम सवाती साहब ने इस बात का एतराफ़ ना किया हो कि वो जो है वो रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे आईजी साहब से, और जब आईजी साहब ने उनका फ़ोन ना सुना, अगर जब उस स्टोरी में भी बहुत से तजादात सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने फ़ोन सुना था और उन्होंने अपने किसी एसपी को भेजा था मुलाकात के लिए, लेकिन बहरहाल ये एक स्टोरी के मुख्तलिफ वर्जन है। अब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जाएगा, इसमें मुझे लगता यूँ है कि जो स्वाति साहब है और उनके अहल खाना है वो कम से कम नैरेटिव की हद तक फंसते चले जाएंगे। अगर उस एटमी गाय ने जो उनके घर में दाखिल हुई थी और पता नहीं उसमें मिसाइल थे या पता नहीं उसमें क्रूज मिसाइल था या क्या था, अगर उनके घर में घुसी, उनके फार्म में घुसी और वहाँ उसने किसी फलदार दरख्त को नुकसान पहुँचाया, तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ही खानदान के 8 साल के, 12 साल के, 14 साल के बच्चे बच्चियाँ, खातून और मर्द जो है वो कैसे गिरफ्तार हो गए? उनका तो जुर्म नहीं था। उनका तो मौक़िफ़ ये है कि जब वो अपनी गाय वापस लेने गए, ताकतवर फर्द के जो गार्ड थे उन्होंने उनको मारा पीटा। जब बच्चों ने जिद की कि हम अपनी गाय वापस लेके जाएंगे, तो उस पर भी उनको मारपीट की गई और उसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और ये बात आज एक न्यूज़ की स्टोरी में लिखी हुई है कि सारी कार्रवाई उस वक्त हुई जब मामला चेयरमैन सेनेट तक और मामला प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा और वहां से फिर कार्रवाई का हुक्म आया। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गाय का दाखिल होना खेतों में, ये तो मामूल की बातें होती हैं। क्या ये इतना बड़ा वाकया है कि इस बुनियाद पर एक सेनेटर जो है और एक वजीर साहब जो है वो खुद हरकत में आए और खुद
आला तरीन मकाम तक पहुंचे, यानी आला तरीन जो सियासत का अहदेदार है प्राइम मिनिस्टर, उसको इन्वॉल्व करें। फिर जो उनका शुरू में मौका था कि जी मुझे धमकियां दी उस खानदान ने, अब आप खुद सोचे, तसव्वुर करें कि एक किसी खैमा बस्ती या कच्ची बस्ती में रहने वाला एक महाजर खानदान जो पता नहीं बाजोड़ से आया है या वजीरिस्तान से आया है, क्या उसकी हिम्मत, उसकी इतनी ताकत, उसकी इस्तात है कि वो अपने साथ रहने वाले 45 कनाल के फार्म पर रहने वाले एक सेनेटर से टक्कर ले ले और उसको कहे कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें मारेंगे और तुम्हें हम वो जिस तरह उन्होंने कहा कि हम बम मारेंगे। आज उनके खानदान के एक शख्स ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो मजदूर लोग हैं, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, गोली और बम के लिए पैसे कहाँ से लेके आएंगे। अब ये मामला कल सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि किस तरह से ताकतवर अफराद जो हैं छोटे से छोटे वाकयात पर अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी रिट दिखाने के लिए और अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी साख को एस्टेब्लिश करने के लिए किस तरह से हरकत करते हैं और किस तरह से अपने तमाम इख्तियारात को वो बुरुकार लेके आते हैं, ताकि ये बताया जाए कि वो कितने ताकतवर हैं और उनका सामना करना कितना मुश्किल है। जो जिस स्टोरी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उस स्टोरी में आज उन्होंने इतराफ किया गया है मुख्तलिफ जगहों पर कि न सिर्फ ये है कि वो उस जगह पर रह रहे हैं, बल्कि उन्होंने CDA की बहुत सी जमीन जो है उस पर बाड़ लगाई हुई है, और वो बाड़ इसलिए लगाई हुई है कि उनका घर और उनका फार्म हाउस जो है महफूज रह सके। और उसमें यह भी कहा गया है कि मैंने CDA को वो जमीन भी लेने के लिए दरख्वास्त दी हुई है। तो ये चीजें जो हैं खुद इतराफ कर रही हैं, खुद हर चीज को मान रही हैं, इसमें कोई ऐसा भाम नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी गुंजलक नहीं है कि स्टोरी क्या है और हुआ क्या है। ठीक है अनवार हाशमी साहब, इस वक्त जो तावीलें पेश की गए, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर वजीर आजम IG को नहीं हटा सकता तो इलेक्शन क्यों कराए गए। IG को बेशक हटाइए, लेकिन कल भी हम बात कर रहे थे कि जो मुरव्वजा कानून है, जो तरीक़ाकार है उससे ओवर एंड अबव तो कानून से कोई भी नहीं है, लेकिन ये बात क्यों नहीं समझी जा रही इस वक्त। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यह भी कहा गया कि जो अगर ब्यूरोक्रेसी किसी का फोन नहीं उठाएगी मुंतखब नुमाइंदे का तो मुल्क में इंतशार फैलेगा, अनारकी फैलेगी। ये कुछ समझ में आ रही है बातें आपके हाशमी साहब? देखिए, जो वफाकी वजीर का केस है, यकीनन वो तो एक केस की हद तक है जो तारिक साहब डिटेल बता रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब का जो बयान है बेसिकली ये उस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने अपने तीसरे साल में ये झगड़ा शुरू किया था एग्जीक्यूटिव्स की पावर्स, और फिर उसके बाद अदलिया की पावर पे भी सवाल उठाए थे, इन्होंने तीसरे महीने में ये काम शुरू कर दिया है। मसलन फवाद चौधरी साहब खुद कानूनदान हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि जब अदालत उज़्मा बोलती है तो समझें कि वो आइन बोलता है। जिस आइन की तशरीह वो कर रहे हैं अदालत उज़्मा के मुकाबले में, क्योंकि अदालत उज़्मा ने जो हुक्म सादर फरमाया है वो आइन की तशरीह करते हुए 3 लाइनें जी हैं कि पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन नहीं, कानून के मुताबिक चलेगा, पुलिस में सियासी मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सरकारी अफसर गलत माने और एक और बुजदार केस नहीं बनने देंगे। ये तो हो गए अदालत उज़्मा की तशरीह, जिसके बाद वो रिएक्ट कर रहे हैं फवाद चौधरी। वजीर आजम इमरान खान की बातों की भी वो नफी कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। 14 सितंबर 2018 को अगर आप इजाजत दें, जो इमरान खान का ब्यूरोक्रेसी से खिताब है, मैं चंद लाइनें पढ़ूं तो आपको प्रोग्राम में आसानी हो जाएगी। इमरान खान के अल्फाज हैं ब्यूरोक्रेसी से कि आप आज़ादाना काम करें, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो मैं आपका साथ दूंगा और यकीन दिलाता हूं कि आप पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। माजी में सियासी मदाखलत के बायस ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी खराब हुई है। उन्होंने कहा है कि KPK में इसलिए परफॉर्म किया है क्योंकि इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। और फिर उसके बाद आखिरी जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कही है कि क्विक पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स आर द मोस्ट डिसरप्टिव फॉर गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने कहा है कि जल्दी जल्दी इस तरह की बातों पे तबादले करना, पोस्टिंग करना जो है ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी रुकावट और मसला होता है। ये उन्होंने 14 सितंबर को इतना आइडियल खिताब किया है और उसकी नफी जो शुरू कर दी है, जिसको फवाद चौधरी ने अगर कवा सफेद है काला कहेंगे तो काला है, ये इस तरीके से जो है वो अपना एक और चीज जो उन्होंने कही कि मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वजीर आजम है और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर है, इस हकीकत को वो मानते हैं। तो ऐसे में फिर सिंध का जो ऑब्जेक्शन है कि कराची पैकेज वो गवर्नर सिंध जो है वो लीड करेंगे, तो फिर जस्टिफाई करता है सिंध हुकूमत का जो एतराज है।
देखिए वही असल इशू तो ब्यूरोक्रेसी का आ रहा है, सिविल सर्वेंट्स का आ रहा है। तो वो मुझे तो सिर्फ इस बात का अफसोस है, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, कानून दान नहीं हूँ, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके 56 उसके बाद 73 का आइन सारा डिटेल से अगर आप पढ़ लें तो फवाद चौधरी को आसानी से वो पढ़ना आता है। तो उसके बाकायदा आर्टिकल 220 में बिल्कुल क्लियर कट उसका टाइटल है, जिसमें प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट जो है वो बाकायदा बनाया गया है, जिसको कोई गवर्नमेंट कोशिश के बावजूद अभी तक तब्दील नहीं कर सकी, जिसके अंदर वही प्रोसीजर एक तफसील से बताया गया कि उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट भी जो है वो मदाखलत नहीं कर सकते जब तक कि उसमें तरमीम ना की जाए। तो इस हिसाब से तो ये सारा कुछ जो है ये कोई इस तरह का एतराज नहीं कर सकते। बाकी जो अगला सवाल था मैं उसको समझ नहीं सका। ठीक है, नहीं मैं बस एक बात ये कही थी कि जो सिंध का ऑब्जेक्शन था इस हवाले से कि सीएम के होते हुए गवर्नर क्यों लीड करेंगे, मैं इस हवाले से कह रहा था। बहरहाल आपने बड़ा अच्छा हुआ कि आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट से कुछ लाइनें इस वक्त ताजा की, ताकि पता चल सके कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी से उनका क्या खिताब रहा और आज किस तरह से नफी उसकी हुई। एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और उसके बाद आज हम बात करेंगे कुछ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, निजकारी के हवाले से। मौजूदा हुकूमत, पीटीआई हुकूमत, इसके निजकारी के हवाले से क्या प्लान है, किस तरीके से इस मुल्क में खसारे के आमिल जो सनत हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा, उनका खसारा कैसे कम किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज विफाकी वजीर मियां मोहम्मद सुमरो की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें अगले 5 सालों के लिए जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उनकी निजकारी के प्लान की मंजूरी दी गई। इनमें सर फहरिस्त ज्यादा कीमतें मिलने वाले इदारे होंगे। पीआईए और स्टील मिल को फिलहाल इस प्लान का हिस्सा नहीं बनाया गया, इन निजकारी का हिस्सा नहीं बनाया गया। इब्तिदाई मरहले में स्टेट लाइफ, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी, एसएमई बैंक और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी की मंजूरी दी जाएगी। निजकारी बोर्ड ने साथ ही ये यकीन दहानी भी कराई है कि प्राइवेटाइजेशन करने वाले इदारों के जो मुलाजमीन हैं उनको बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा, उनको अकोमोडेट किया जाएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सबसे पहले इंजीनियर एम ए जब्बार, चेयरमैन स्टील मिल और मेंबर प्राइवेटाइजेशन बोर्ड। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है इस वक्त मोहम्मद जुबैर साहब ने, आप रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, साबिक चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन और साबिक गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया सर हमें भी ज्वाइन करने का। अली खिजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, भी आज इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद है, जबकि तारिक चौधरी और अनवार हाशमी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, आप जाते जाते निजकारी को किस स्टेज पर छोड़कर गए थे? क्योंकि जाहिर है हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, कारोबार करना नहीं है, कारोबार के लिए कंड्यूसिव माहौल फराम करना है। तो अब ये बताइए कि आगे के लिए क्या स्टोरी होगी, कितनी दिक्कत पेश आएगी, कोई पैराडाइम शिफ्ट आप देख रहे हैं इस वक्त निजकारी के हवाले से इस हुकूमत में? नहीं, मैं तो पहले तो हैरान हूँ कि ये निजकारी का इन्होंने फैसला किया, क्योंकि इनकी तो स्टेटेड पोजीशन थी कि पीटीआई की कि ये निजकारी के खिलाफ हैं, और स्टेटेड पोजीशन थी फाइनेंस मिनिस्टर की, और जाहिर है वो ही डिफाइन करते हैं। और तो एक तो वो सख्त मुखालिफ है निजकारी के, और उनकी स्टेटमेंट्स, उनके आर्टिकल्स ओवर द लास्ट 5 years आर एविडेंस। और हम जब निजकारी का प्रोग्राम लेके गए थे तो सबसे ज्यादा मुखालफत जो थी वो पीटीआई की तरफ से थी, और वो लीड कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर, आजकल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बहरहाल हम जो अहम, मैं तो कमिटेड हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा निजकारी के प्रोग्राम को, क्योंकि मेरे नजदीक और हमारी पार्टी के नजदीक ये एक ऐसी चीज है जो कि होनी चाहिए। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, हुकूमत ना पॉलिटिकल क्लास ना ब्यूरोक्रेसी में एहलियत है कि वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से चला सके। पर अगर आप मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से नहीं चलाएंगे तो आप स्वाय खसारे के और कुछ भी नहीं दे सकेंगे। तो सर आप जब इतनी स्ट्रांग कमिटमेंट आपकी है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो पीआईए स्टील मिल कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन आप भी नहीं कर सके, और जाते जब आप दूसरे असाइनमेंट पे गए, गवर्नर सिंध जब आपने जिम्मेदारियां संभाली, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस प्राइवेटाइजेशन कमीशन पे लगता है कि शायद ताला पड़ गया था, बिल्कुल सारी चीजें रुक गई थी। जी आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपके नाज़रीन के लिए भी एक्सप्लेन कर दूं। इंजीनियर जब्बार साहब की उसके एविडेंस है, क्योंकि वो बोर्ड के मेंबर भी थे,
इसका जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोग्राम होता है ना, वो उसकी जो इब्तिदा होती है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटिटीज होती है। हमने 69 एंटिटीज आइडेंटिफाई की थी और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। और फाइनेंशियल एडवाइजर जब एक दफा आप मुंतखब कर लेते हैं तो वो वर्ल्ड रिनोन्ड इन्वेस्टमेंट बैंक और चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म और लॉ फर्म का कंसोर्टियम होता है, वो करता है पहले व्हाट इज कॉल्ड द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, जिसमें टेक्निकल, लीगल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल तमाम एस्पेक्ट से वो 1.5-2 साल की स्टडी होती है, जिसमें जो स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस उस ऑर्गेनाइजेशन की हैं और जिसके बेसिस पर आप फिर ये फैसला करेंगे, फिर वो बोर्ड के पास आता है और फिर उसके बाद बोर्ड उसको लेके जाती है। 2 रास्ते हो सकते हैं, एक रिस्ट्रक्चरिंग उसके बाद या प्राइवेटाइजेशन। तो वो जो हमने तकरीबन, मेरा जहां तक मुझे याददाश्त है, मेरी तकरीबन 30-35 ऑर्गेनाइजेशन का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस हमने किया था, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 9 थी, जिसमें PIA था, जिसमें पाकिस्तान सीज था। हाँ। अब वो हम उस स्टेज पर आ गए थे जिसमें लास्ट स्टेज जिसको आप कहते हैं ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस हो गया था। मैं कंप्लीट कर लूं इमरान, अदरवाइज ये बात नहीं, मैं सुन रहा हूं, आप फरमाइए। तो वो ड्यू खास तौर पर PIA, फेस्को और पाकिस्तान सीज, ये हमारी तरजीहात में से थी, क्योंकि हमें पता था कि एक दफा ये निचकारी हो गई इनकी 3 की तो फिर बाकी सब तो छोटे रह जाएंगे, वो कोई मसला नहीं होगा। सो इसका लास्ट स्टेज आ गया था। फेस्को के तो हमें बिट्स भी रिसीव हो गए थे 9 बेहतरीन कंपनीज के, जिसमें फॉरेन कंपनीज भी शामिल थे। PIA का लास्ट स्टेज आ गया था, आपको याद होगा हमने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया था बिकॉज पार्लियामेंट ने पास करना था। वी ब्रॉट इन अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जिससे राह हमवार हो गई थी निचकारी के लिए और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस हो गया था, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर बन गया था। और पाकिस्तान स्टील का भी ऐसे ही हो गया था, आपको याद है PIA की स्ट्राइक हो गई थी, ग्राउंड हो गए थे सब। हमने फिर भी वी डिड नॉट बैक ऑफ। व्हाई डिड वी बैक ऑफ इन द एंड? हम बैक ऑफ इसलिए हुए थे कि पार्लियामेंट में ऑपोजिशन जमातें जो थी और खास तौर पर CTI जी, वो बज़िद थी। उन्होंने कहा आप जो मर्जी कर लें, हम निचकारी के अमल को सपोर्ट नहीं करेंगे। और जो सिलेक्ट कमेटी होती है उसमें हम लेके गए, ब्लाइंडली रिफ्यूज कर दिया कि हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं और हम नहीं सपोर्ट करेंगे। और इसमें जब तक सपोर्ट ना हो, ये तो बहुत बड़ी आप बात बता रहे हैं इस वक्त। तो जब्बार साहब, इंजीनियर अमित जब्बार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार साहब बताइएगा। जब्बार साहब को भी याद आ जाएगा, लास्ट में हम दूसरा प्रपोजल लेके गए थे स्टील मिल के हवाले से, जिसमें हम लॉन्ग लीज की बात कर रहे थे। वो हम लेके गए थे। हमने कहा था इससे कंपनी दोबारा शुरू हो जाएगी चलनी, एम्प्लॉइज की नौकरी सेफगार्ड हो जाएगी और पाकिस्तान के अवाम पर जो खसारा है वो खत्म हो जाएगा। बट PTI ने मीडिया के सामने ये कहा था कि हम सुनने के लिए भी तैयार थे। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। जरा मैं आज कमिटमेंट कर रहा हूं अपनी पार्टी की तरफ से, वी विल सपोर्ट ऑल द वे इनके इस अमल को। यानी जाहिर है कि आप इस वक्त जो करके गए, एक अच्छा ग्राउंड भी बना के गए, काफी चीजें आसान भी हो गई अगर कोई ड्यू डिलिजेंस के लेवल तक आ गया। और काफी जब्बार साहब, जाहिर है कि आप चेयरमैन स्टील मिल भी हैं और इस वक्त इस प्राइवेटाइजेशन बोर्ड भी है, मेंबर भी हैं, गो कि आप हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन ये बताइए कि इतना जो है सोच क्यों 180 डिग्री का जाविया तब्दील हुआ इस वक्त फिर फाइनेंस मिनिस्टर का या हुकूमत का टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, अगर पहले इतनी मुखालफत थी तो? लेकिन बात दरअसल ये है कि मेरे ख्याल है जुबैर साहब चेयरमैन भी रहे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, उनके साथ हमने काम भी किया है। कुछ बातें जो उन्होंने बताई हैं, मेरा ख्याल है कि उस सिलसिले में कुछ कंजेक्चर्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। हकीकत ये है कि 62 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको हम कहेंगे बाद में 2 ऐड हुई थी, और 64 जो है वो प्राइवेटाइजेशन के लिस्ट में थी और जिसकी एक तारीख है 1997 से, और बाद में CCI ने भी उसको 2006 में रेटिफाई किया था। जुबैर साहब जब थे तो उस जमाने में 26 एंटिटीज को जो है वो एक प्राइवेटाइजेशन के अमल से जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि एटेज अपॉइंट हुए और उनके ऊपर काम किया गया। मगर जो बात है मेरा ख्याल है कि वो शायद मैं बड़े मुद्दमाना तरीके से कहूँगा कि जैसे उन्होंने बात की कि तमाम डिस्कोज और जेनकोज के हवाले से जितनी वर्किंग हुई थी उनमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज थी वो तैयार थी। मगर मेरा ख्याल है ये भी एक हकीकत है, रिपोर्टेड हकीकत है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो
वर्कर्स की नाराजगी शायद इलेक्शन ईयर की वजह से नहीं लेना चाहते थे, और वहां से मेरा ख्याल है कि एक इंस्ट्रक्शन आई थी, और ये सारा इसको अंग्रेजी में कहना चाहिए हेल्ड इन अबियंस। प्राइवेटाइजेशन को बंद नहीं किया गया था, मगर देवर हेल्ड इन अबियंस। अब जहां तक पीआई और पीएसएम की बात है, तो पीएसएम के हवाले से भी जो है CCOP ने एक 9 महीने का दौरानिया दिया था सिंध गवर्नमेंट को कि वो पीएसएम को ले, और उसकी जब एक सीरियसनेस 9 महीने के बाद जो है नजर आई कि वो नो सीरियसनेस में कन्वर्ट हो चुकी है, तो फिर उसके ऊपर काम हुआ। मेरा ख्याल है कि आखिरी दौरानिया में जो इलेक्शन ईयर्स होते हैं वहां पे मेरा ख्याल है कि एक वोट बैंक को महफूज करने के लिए हुकूमतें जो है वो एक रेशनलाइज किस्म के अप्रोचेस से ज्यादा जो है वो अपने वोट बैंक को तरजीह देना चाहती हैं। ये नहीं है कि जुबैर साहब ने जो है वो कोई काम नहीं किया, उन्होंने बड़ी वहां मेहनत की थी। उस वक्त ये 26 एंटिटीज को लेकर चले थे। इस वक्त जो तब्दीली सामने नजर आ रही है वो ये है कि इन्होंने 26 के बजाय 11 एंटिटीज को जो है वो आगे लिया है कि हम इस 11 एंटिटीज को जो है जिसमें 4 जो है वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में है, ऑयल एंड गैस है जिसको मार्केट के हवाले से ये देना चाहते हैं। 2 जो नए चीजें वाज़ेह तौर पर सामने आई है जिसको खुद पावर डिवीजन ने रिकमेंड किया है, वो है 2 नए प्लांट 1230 मेगावाट। सर डिटेल में भी आते हैं, जरा अली खिजर असलम हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, ये दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना, क्यों ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अच्छा खासा ट्रैक पे हम चल रहे होते हैं और उसके बाद अपने कमर्शियल डिसीजन को पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करते हैं? इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन ईयर में आप पूरा तहस-नहस कर दें अपनी प्रायोरिटीज को, क्यों बार बार ऐसा होता है? अली, 2 चीजें मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा इमरान। एक तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन जब भी बात होती है तो जो ऑपोजिशन है वो उसके खिलाफ आती है। अभी अगर पीपल्स पार्टी के जमाने में जो प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी अंडर दी IMF प्रोग्राम, तो उनकी रिकमेंडेशन थी, तो उसमें PML उसको अपोज किया था। जब PMLN के जमाने में प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो PPP और PTI दोनों ने अपोज किया। तो अब रोना तो सब अपना रो देते हैं, बट ये होता नहीं। पहली बात ये तो प्राइवेटाइजेशन की एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है, इसको बड़े डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए। दूसरी बात जो है, जो जैसे शुरू की थी कि इस हुकूमत का निजकारी या प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस नहीं है, रादर वो चाहते हैं कि इन PSEs को, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को टर्न अराउंड किया जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि उनका फोकस इस जो अभी स्टेटमेंट आई है उससे अलग हुआ है। जो मेरे पास खबर आ रही है कि ये एक सॉवरेन वेलफेयर फंड बनाने जा रही हैं जिसमें इन सारी PSEs के वो एसेट्स लेके जाएंगे, उनको स्ट्रिप करेंगे, उसमें से जो वेल्दी एसेट्स होंगे उनको यूज करेंगे। जैसे कि रोजवेल्ट होटल है PIA का, उससे 500 मिलियन आ सकता है, और बहुत सारी एसेट्स हैं, उसको एक फंड में ला के फिर वो जिस कंपनी में लगाना है वो लगाएंगे उसकी ऑपरेशन, यानी कि उनके ऑपरेशनल एसेट्स और उनके जो दूसरे एसेट्स हैं उनको सेपरेट करके और उन this is somehow influenced by the Malaysian model. What they have. जी, ये खजाना मॉडल मलेशिया के अंदर ये आया था, बिल्कुल उसी के ऊपर ये करना चाह रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर का और उनकी टीम का जो विजिट है मलेशिया का, उसमें वो तो बात करने जाएंगे। एक चीज के CPEC के हम प्रोजेक्ट्स को किस तरह रिनेगोशिएट कर सकते हैं, जो कि अभी महातर की गवर्नमेंट उसके ऊपर बात करी है। बट दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महातर के पिछले टाइम में उन्होंने की थी, वो ये खजाना मॉडल जो सॉवरेन वेलफेयर फंड को लेके आए थे, उसको किस तरह चलाएंगे। तो ये PIA, PSM, ये नॉर्डिस्कोस, ये पेप्कोस और ये सारी इस जाती हैं। अच्छा, तीसरी बात, जो अब आप कहते हैं कि पिछली हुकूमत अगर निजकारी की तरफ थी तो जो पावर प्रोजेक्ट्स उस कम में लगे, जो 3 प्रोजेक्ट्स लगे मेन, वो हुकूमत ने क्यों लगाए? 2 हुकूमतें पंजाब ने लगाए, 1 हुकूमत पाकिस्तान ने लगाए, जो RLNG के 3 प्रोजेक्ट है। तो इसकी मुझे समझ नहीं आती कि पिछली गवर्नमेंट निजकारी की तरफ थी या नहीं थी। और निजकारी उन्होंने जो की वो कुछ उन्होंने वो HBL के शेयर बेचे, कुछ और कंपनीज के शेयर बेचे, लो हैंगिंग फ्रूट, जो अगर शेयर ना बेचते तो उनके डिविडेंड जितने पैसे उससे उन्हें इकट्ठे मिलते थे, डिविडेंड अभी तक मिल गए होते। अली, हमारी इस चीज को जब निजकारी के हवाले से थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी आवाम के लेवल पे इसको सही करने की जरूरत है कि जब हम निजकारी की बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत जो है किसी को बेरोजगार करने जा रही है, हुकूमत जो है वो इसको प्राइवेट एंटिटीज को बेचने जा रही है, और उसके बाद एक मैसिव जो है वो वहां पे वो होगा, लोगों के जॉब कट्स होंगे। निजकारी एक सिंगल लाइन है कि हुकूमत का काम
कारोबार करना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है। हुकूमत का काम है बिजनेस के लिए कंड्यूसिव माहौल फराहम करना, पॉलिसी फराहम करना, एक फ्रेमवर्क फराहम करना। इसी गुफ्तगू को मजीद आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के हवाले से। अनवार हाशमी साहब, इससे पहले आपने सुना कि साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि जब हम निजकारी की बात करते थे और उस वक्त सबसे बड़ी हमारी मुखालफत जो है वो पीटीआई हुआ करती थी, आज पीटीआई जो है वो खुद निजकारी को आगे बढ़ा रही है। क्या इसको भी चेंज कहेंगे बहुत बड़ा? इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान और उनके दीगर कायदीन जो है उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि हम इदारों की निजकारी नहीं करेंगे, बल्कि इनको मुनाफा बख्श बनाएंगे ताकि सबका रोज़गार कब भी तहफ़्फ़ुज़ रहे और कौमी ख़जाने को भी उसका फ़ायदा हो। तो यकीनन जब वो आए हैं अब हुकूमत में तो दीगर चीज़ों की तरह इस तरफ भी आए हैं, लेकिन अभी ज़ाहिर है आपके एक्सपर्ट्स बेहतर जानते हैं, लेकिन दीगर ममालिक में निजकारी और हमारे मुल्क में निजकारी का कुछ तस्वर थोड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ जब वो फलाही कामों के अहदाफ हुकूमतें हासिल करना शुरू कर लेती हैं तो वो इन जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा होने के लिए प्राइवेट सेक्टर को देती हैं और एसेट्स की पूरी कीमत वसूल करती हैं। हमारे यहाँ निजकारी का तस्वर उस वक्त आता है जब हमारे इदारे डूबने लगते हैं, खजाने पे बोझ बन जाते हैं और खसारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहते, तो फिर जब निजकारी की सोच आती है तो औने पौने बेचते हैं। आप तजर्बे 2-3 कर चुके हैं, पीटीसीएल का कर चुके हैं, कुछ जो है वो बैंकों का आप तजर्बा कर चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में देने का, लेकिन वो एक लंबी बहस हो जाएगी कि उनके असासों से कम आपने कीमत वसूल की। एक्सपर्ट बता सकते हैं कि जो आपने निजकारी की है अब तक उसका ब्रेकअप क्या रहा है, उसका ब्रेक इवन तक क्या आप पहुंचे हैं, उनका कितना रेवेन्यू टैक्स की शक्ल में ले रहे हैं और असासों की जो कीमत वसूल की गई है, फिर तो बेहतर है। अदरवाइज तो आपके सामने ही है कि इसलिए इल्जामात आते हैं, अपोजिशन इसलिए रेक करती है कि पाकिस्तान में अगर अच्छा परफॉर्म किया, बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा किया, पाकिस्तान में अगर अच्छा किया, टेलीकॉम सेक्टर की परफॉर्मेंस से अच्छा रहा, वो अलग बात है कि $800 मिलियन हमारे अभी भी फंसे हुए प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड के। लेकिन जो एक इदारा हम करके और 8 आंसू रो रहे हैं वो है के इलेक्ट्रिक, KESC, जिसकी प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है बड़ा बुरा असर हुआ इस इदारे में। नाउ तारिक चौधरी साहब, ये जो हमेशा बात की जाती है कि हुकूमत एक प्लान लेके चलती है, नून लीग भी एक प्लान लेके चली, लेकिन उसके बाद आखिरी साल जो था वो सियासत की नजर हो गया। अच्छा खासा ट्रैक पे चल रहे थे, लेकिन इलेक्शन ईयर की वजह से पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये PIA, ये स्टील मिल, ये तो फिर कभी भी हमेशा इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। हुकूमतें 4 साल मेहनत करेंगी और 5वें साल रोल बैक कर देंगी। देखिए, एक तो जो प्लान हमारे इल्म में आया है या मैंने सुना है, उसमें भी जो बड़े अदारे हैं उनकी तरफ तो अभी फौरी तौर पर मामला निजकारी की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन आपने ये अच्छा नुक्ता उठाया कि अगर कोई हुकूमत अपने जो बरसकदार आने का पहला साल है उस वक्त अपना रोड मैप बना ले और रोड मैप बनाने के बाद उसकी तरफ चल पड़े और वो जो आहिस्ता आहिस्ता एक शेड्यूल के मुताबिक अदारों की निजकारी करे, तो मेरा ख्याल उसको फिर आखिरी साल में पॉलिटिकल प्रेशर से नहीं गुजरना पड़ेगा। अभी जो हमारी इतलात ये है कि तकरीबन 62 के करीब छोटे या बड़े अदारे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया और उनका रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें 15 से 20 के बारे में कहा जा रहा है वो पहली स्टेज पर होंगे, जिसमें कुछ वजारत कामर्स के, वजारत पेट्रोलियम के ज़ैली इदारे हैं, NHA के कुछ अदारे हैं, इसके अलावा जो टेलीफोन इंडस्ट्री या प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के कुछ अदारे हैं उससे मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि कन्वेंशन सेंटर जो है उसका भी कहीं किसी लिस्ट में जिक्र मौजूद है और सर्विसेज इंटरनेशनल होटल जो है उसका भी है। तो मेरे ख्याल वो ऐसे अदारे जिनके गिर्द सियासत ज़्यादा नहीं घूमती, अगर उनको पहली स्टेज पर कर लिया जाए या किया जा रहा है तो मेरा ख्याल ये अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आज नहीं कल सूनर और लेटर हमें पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को जो गैर मुनाफा बख्श अदारे हैं या जो वाइट एलिफेंट्स हैं उनको निजी शोबे को देने का फैसला तो करना ही पड़ेगा, वरना ये अदारे जो हैं इसी तरह कौमी खजाने पर बोझ रहेंगे और इस तरह झगड़े होते रहेंगे, इस तरह जल्द से जल्द। जब्बार साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो इस वक्त ब्लीडिंग इदारे हैं हमारे कौमी खजाने पर बोझ हैं, उनका असल बोझ कितना है? 500 अरब की बात की जा रही थी, क्या इससे ज्यादा है? फिर दूसरा, स्टील मिल और PIA बहुत बड़े बड़े बिग एलिफेंट है, व्हाइट एलिफेंट है, इनके हवाले से क्यों इसको रोका गया है? अभी इनका फैसला कब होगा और क्या होगा? देखिए, जो भी गवर्नमेंट आती है, मैं कहूँगा कि एक फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वो उसके अपने मैनिफेस्टो से, या जैसे जुबैर साहब कह रहे थे
कि जी वे निजकारी के मुखालिफ हैं, तो मेरे ख्याल में उसी सांचे में, उसी मोल्ड में उसको अपना प्रोग्राम देना पड़ता है। जहाँ तक इन दो इदारों की आप बात करें तो इन दोनों इदारों के लिए ये फैसला इस हुकूमत ने किया है कि इनको जो है प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा और इसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। अलबत्ते ये बात पीआई के हवाले से सामने आ रही है कि रूजवेल्ट और हमारी जो स्क्राइब एक पेरिस में जो मेरे ख्याल के खाते ख्वाह कहते हैं कि एस्टिमेटेड गुड वैल्यू प्रॉपर्टीज, कुछ इस किस्म की चीजों से जो है वो एक फंड्स को जनरेट करके शायद फ्लो बैक किए जाएंगे। डिटेल्स तो नहीं है, मगर उसके अलावा जो भी एक मोहतात तरीके से उन्होंने 11 एक एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया है जिसमें वो तारिक चौधरी जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये चाहते हैं कि पहले वहां से जो है वो शुरुआत की जाए जहाँ पे कोई लेबर इशूज ना हो, जहाँ पे कोई जो है पॉलिटिकल इशूज ना हो, जहाँ पे शायद अपोजिशन को भी एक कंफर्ट लेवल मिले। फॉर एग्जाम्पल एसएमई बैंक और फर्स्ट वुमन बैंक जुबैर साहब के जमाने में शुरू हुई थी, अब उसको उन्होंने यहाँ पे रखा है क्योंकि ये लॉस एंटिटीज जो हैं ये भी हैं। पाकिस्तान री इंश्योरेंस की बात है, उस सिलसिले में थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो इसको डीलिस्ट करवाना चाहती है। हालांकि इस हुकूमत ने अपनी इस 11 एक एंटिटीज की लिस्ट में उसको रखा हुआ है। स्टेट लाइफ की बात जो है मेरे ख्याल उस जमाने में भी शुरू हुई थी। स्टेट लाइफ की ये हुकूमत भी जो है वो कॉर्पोरेटाइजेशन का जो बिल है उसको पास होने के बाद इसको करना चाहती है। इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट आ सकती हैं, इट कैन बिकम अ वेरी गुड कंपीटिंग फोर्स। और मेरा ख्याल है मतलब कहने का मतलब यह है कि हुकूमत कोई सियासी पॉलिटिकल रिस्क नहीं लेगी अपने वोट बैंक के ऊपर या किसी और चीज पे। बिलखुसूस जब बात की जाती है पाकिस्तान स्टील मिल की और पीआईए के हवाले से, अली खिजर ये इस वक्त जो बात की जा रही है मुख्तलिफ उनकी, उसके हवाले से ये जरा लास्ट में आपसे एक कॉमेंट चाहूंगा विद इन 20 सेकेंड्स। रूट मैप ठीक है, इन्हें ये छोटी कंपनीज जो हैं इनको निकाल देना चाहिए। एसएमई बैंक, फर्स्ट वुमन बैंक और इनके बड़ा पोटेंशियल है, इनसे गेन कर सकते हैं। और बड़ी कंपनी जो लॉस मेकिंग है उनके अंदर पहले प्रॉफिटेबिलिटी कर दे, फिर फैसला करें कि उनके शेयर बेचने के नहीं। यही हुकूमत मेरे ख्याल है अपनी स्ट्रेटेजी लेके आई थी और इसी पे चल रही है और इस पे चलना चाहिए। इस पे पॉलिटिकल कंपल्शंस भी आएगी और काम भी चलता रहेगा। अब देखना है कि ये वो किस तरह से सॉवरेन फंड बनाते हैं और उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के बंदे अपॉइंट करते हैं की पोजीशन पे। ठीक है, आगे आने वाला वक्त इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है कि क्या टीम होती है और क्या किस मॉडल के ऊपर वो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली खिजर असलम, इंजीनियर एम ए जब्बार, तारिक चौधरी और अनवार हाशमी साहब आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहे और हमें मोहम्मद जुबैर साहब ने भी ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।